हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। कार्तिक गुप्ता जी आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। वो प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं और आपको बताएंगे कि 2026 राशियों के हिसाब से आपका कैसा बीतेगा। कुछ आसान से उपाय भी उनके पास हैं और इन उपायों के जरिए आपका जो कठिन जीवन है वो आसान होगा अगले एक साल तक। मतलब पूरा 2026 आपका बहुत बढ़िया बीतने वाला है। तो कार्तिक गुप्ता जी के साथ आज ये जो हमारा पार्ट 1 है वो आप एंजॉय कीजिए। कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में कहिए, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले। पैसे रुपए के हिसाब से 2026 इन जनरल कैसा रहने वाला है? 2026 कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और कुछ लोगों के लिए ट्रबल लेके आ सकता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे रेमेडीज भी बता दूंगा जो कि बहुत इजी टू डू है। ये दान दक्षिणा वाली जो रेमेडी होती है ये कितना काम करती है? ये यही काम करती है। सात्विक उपाय आपके लाइफ में बहुत ट्रेमेंडस चेंज लाते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। हाँ। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। एस्ट्रोलॉजी में वो कंट्रोल है उतना। आपकी बात से मुझे ऐसा लगा कि वृष राशि वाले जो हैं, क्योंकि चंद्रमा उच्च का है तो मतलब उनके पास कंपैरेटिवली पैसा ज्यादा होता है क्या? यस, आपने जितने बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह आप देखते हो ये ज्यादातर वृश्चिक राशि वालों की ही होते हैं, क्योंकि उतनी बड़ी सोच एक वृश्चिक राशि वाला ही देता है। वो रिस्क टेकर होता है। अगर वो रिस्क लेना चालू करे ना, उसको उसकी कुंडली ब्लेस करना चालू करेगी। हम जैसे जब बोलते हैं ना राशि, मकर राशि वालों पे 7.5 वगैरह आने वाली है, एक्चुअली वो राशि नहीं होता, वो लग्न होता है। ये जो कहा जा रहा है कि कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की 7.5 है, Yes. सिंह और धनु पर शनि की ढैया है, तो ये दरअसल राशि नहीं है, लग्न है। लग्न पे है। कुंभ, मीन और मेष Yes. लग्न वालों Yes. के ऊपर 7.5 चल हाँ। रही है। मेष राशि के लिए ये साल ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा, लेकिन मेष राशि वालों को नया जॉब के लिए अप्लाई थोड़ा कम करना चाहिए। मैं एक चीज़ कहूँगा बिजनेस वालों के लिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा आश्रम में जाइए। वृषभ राशि वाले मेंबर को अपनी माता जी का ख्याल रखना चाहिए। पीपल का जो पेड़ है उसको इच्छा पूर्ति का पेड़ भी कहा जाता है, और पीपल के पेड़ पे अगर आपने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अगर चालू किया, आपके लाइफ में मैजिक होना चालू हो जाएगा। एक महा उपाय आपको बताता हूँ। तुला राशि वालों को हनुमान जी के मंदिर में जाके साफ सफाई भी करना चाहिए, उससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप कोई डिवाइन प्लेस वगैरह पे विजिट करने जा रहे हो तो वहाँ पे आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आते समय किसी से भी नोक झोंक मत करिए। सब पूरी दुनिया गौ माता की सेवा करती है। अगर आपने नंदी महाराज को पानी पिलाना चालू कर दिया, आपकी लाइफ में इतना पैसा आएगा कि यू वुड बी, बस नोट गिनने की मशीन आप घर पे लगा दो, वैसा हो जाएगा। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बात आज हम करने वाले हैं 2026 पैसे रुपए के लिहाज से आपके लिए कैसा रहने वाला है। आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी अगर लोगों की है तो वो धन संबंधी है, फाइनेंस रिलेटेड है। ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि बाकी परेशानी तो जो आएगी वो हम हैंडल कर लेंगे अगर पैसा साथ में होगा। तो क्या 2026 में आपका जो धन योग है वो एक्टिव है या फिर नहीं? अगर नहीं एक्टिव है तो उसे आप एक्टिव कर कैसे सकते हैं? आपकी कुंडली में वो कौन सा ग्रह है जो धन कारक आपके लिए है? राजयोग आपकी कुंडली में है तो क्या वाकई उससे तरक्की होना, प्रमोशन होना, पैसे मिलना, बिजनेस चलना, यह सब शुरू हो जाता है या बस सोच का फेर है? ये सारी चीजें हम समझेंगे। आप बस ये समझिए कि आज का ये जो पॉडकास्ट है वो धन वर्षा वाला है, और ये धन योग आपको समझाने के लिए, बताने के लिए मेरे साथ पॉडकास्ट में है मशहूर ज्योतिषी कार्तिक एस गुप्ता जी। बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much, Shalini ji, for a great introduction, and I am blessed that you have invited me over here. सेम हियर सर। अब क्योंकि पैसे की हमें आज बात करनी है तो सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहती हूँ, 26 पर हमें चर्चा करनी है। Correct. तो पैसे रुपए के हिसाब से 2026 इन जनरल कैसा रहने वाला है? 2026 कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और कुछ लोगों के लिए ट्रबल लेके आ सकता है।
क्योंकि मैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट करता हूँ और पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी ही मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो उसके बेसिस पे आज मैं आपको कुछ ऐसे रेमेडीज़ भी बता दूंगा जो कि बहुत ईजी टू डू है। आपको दान दक्षिणा सेवा भाव वाला रेमेडी आपको मैं बताऊंगा, जो कि आप करते रहोगे तो ओवर द टाइम आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना भी चालू हो जाएगा। ये दान दक्षिणा वाली जो रेमेडी होती है ये कितना काम करती है? ये यही काम करती है, क्योंकि आप जो सात्विक उपाय होते हैं ना, हाँ। सात्विक उपाय आपके लाइफ में बहुत ट्रेमेंडस चेंज लाते हैं। जैसे भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ। पूरी दुनिया अगर गौ माता को कुछ खिलाने जाते हो तो पूरी दुनिया उनको क्या खिलाती है? घास खिलाती है, ग्रीन कलर का सामान खिलाती है, क्योंकि उससे बुद्ध भी लोगों का मजबूत होता है, विच इज़ वेरी ट्रू। लेकिन आपको अगर डेली दाल चावल खाना हो और डेली या फिर पूरी का भाजी खाना हो या कुछ खाना हो, क्या आपको नहीं लगेगा कि नहीं मुझे भी थोड़ा वैरायटी चाहिए? हाँ। तो सेम वैसा वैरायटी आपको गौ माता को भी देना चाहिए, लेकिन वो वैरायटी क्या होगा वो आपका हॉरोस्कोप बताता है। आपके 7th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, 7th हाउस में आपकी कौन सी युति बन रही है, उसके हिसाब से आपको गौ माता को फीड करना चाहिए। अच्छा, हाँ, आप ऐसे नहीं, मतलब लोग मेन्यू तुलना कार्ड से करते हैं। मैं नहीं छांट सकती कि मुझे क्या खिलाना नहीं है, नहीं, मेरे ग्रह बताएंगे, सप्तम भाव वेरी ट्रू, बताएगा। वेरी ट्रू। सप्तम भाव किसका है? संबंधों का है। सप्तम भाव अपने ये गौ माता को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो भी ग्रह बैठे हुए हैं आप वो सामान गौ माता को खिलाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चेंज आना चालू होगा। एक चीज़ और बताता हूँ आप, क्योंकि मुझे पता है कि आपके फादर एक बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही नामचीन एस्ट्रोलॉजर है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैरिज का जो भाव होता है वो हम 7th हाउस से देखते हैं। हाँ। बेसिक है, सबको पता है। आपके मैरिज पार्टनर का भी हाउस 7th होता है। हाँ। आपके बिजनेस हाउस का या बिजनेस पार्टनर का भी आपका हाउस 7th ही होता है। आपका पार्टनर चाहे बिजनेस वाला हो चाहे आपका शादीशुदा लाइफ वाला हो, 7th हाउस से उन दिखते हैं। आप जितना गौ माता की सेवा करोगे, जहाँ पे वो ग्रह बैठे हैं उस चीज़ का दान करना चालू करोगे, उतना आपके लाइफ में अच्छा चीज़ आना चालू हो जाएगा। आपने एक बहुत ही सुना होगा, बहुत ही एक रेप्यूटेड पर्सन है, वो बताते हैं कि हमें गौ माता को आलू खिलाना चाहिए, हाँ। बहुत फ़ायदा होता है। हाँ। वेरी ट्रू। उसके पीछे का लॉजिक ये है, 7th हाउस आपके संबंधों का है, 7th हाउस आपके बिजनेस का है। जो आलू होता है वो क्या होता है? वो शुक्र होता है। तो आप शुक्र को जब 7th हाउस में पहुँचाते हो तो आपके लाइफ में लग्ज़री आना चालू होता है। आपके पार्टनर से आपको सुख मिलना चालू होता है। आपका जो हम कहते हैं जो व्यवहार है, व्यापार है, व्यापार में भी आप लग्ज़री अट्रैक्ट करना ओवर द टाइम चालू कर देते हो। उसी प्रकार से ये तो होगी बात लग्ज़री की, लेकिन हर एक चीज़ सिर्फ़ लग्ज़री या पैसे तक सीमित नहीं होती। हर एक को कुछ ना कुछ अलग-अलग इश्यूज़ आते हैं, किसी के पार्टनर कोई कभी-कभार ऐसा हो सकता है कि कोई गुस्से वाले आ जाते हैं। बहुत सारे होते हैं, जब सप्तम भाव में अगर सूर्य भगवान आ जाए, तो हम सबको पता है कि रिज़ल्ट बहुत अपसेटिंग होता है। हमें पूछने की ज़रूरत नहीं, हम एक ही बस मैं कंसल्टिंग में कोई आता है मेरे पास में, मैं उससे सिर्फ़ एक चीज़ पूछता हूँ, आपका मैरिड लाइफ़ कैसा है? और चेहरे पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो हमें समझ में आ जाता है, हमें उसको प्रेस नहीं करना है उस चीज़ को कि हाँ, अरे आपका मैरिज लाइफ में बहुत ट्रबल होगा, ये होगा, वो होगा, प्रेस नहीं करना है। सिंपल सा है, गौ माता को गेहूँ का दलिया खिलाते रहो। तो आपके वाला है। पास कोई भी अगर अपनी कुंडली लेके आएगा तो हाँ, वो हाँ। चाहे फाइनेंस रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम है या दूसरी कोई भी प्रॉब्लम है, यस। तो आप रेमेडी ये जो बताते हैं वो दान दक्षिणा वाली ही बताते हैं। यस मैम, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। हम्म। आज के टाइम पे जो चूहे वगैरह होते हैं, चूहे वगैरह को यहाँ वहाँ जाना पड़ता है खाना खिलाने के लिए। अगर आप उनको लाके खाना दे दोगे, कुछ खिला पिला दोगे, चींटियों को खिला दोगे, तो उनका भला होगा ना, उनका पेट भरेगा। नहीं, मैं आप ये समझना चाह रही हूँ कि आप कोई आपके पास आएगा तो आप उसको रत्न नहीं बताएंगे कि जी नीलम नहीं, पहनो, पन्ना पहनो, पुखराज पहनो, ट्रू। या कुछ मंदिर जाके प्रदक्षिणा करो। आपकी जो रेमेडी होती है वो करेक्ट। ये जानवरों को चारा डालना या कुछ हाँ, खिलाना ये रहता है। इसके ऊपर ज़्यादा रहता है। और कोई स्पेशल केस आ गया, बहुत ज़्यादा इशू में है, इंस्टेंट कुछ आपको रिलीफ चाहिए, या फिर ओवर द टाइम आपको ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट केस वगैरह होता है, तो कोर्ट केस वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा तारीख पे तारीख पड़ रही है, तो उस केसेस में कहीं कभार अगर ज़रूरत पड़ा तो ही मैं जेमस्टोन रिकमेंड करता हूँ। मेरे फर्स्ट कंसल्टिंग में कोई अगर मेरे पास में आता है तो मैं उसको सिर्फ रेमेडीज ये दान दक्षिणा वाले लिखाता हूँ, मंदिर में आप ये जाके दे के आ जाओ, मंदिर में वो करके आ जाओ, वही बताता हूँ। पूजा पाठ वाला जो रेमेडी होता है, पूजा पाठ इन द सेंस कि कोई हवन वगैरह सॉर्ट ऑफ हो गया, वो रेमेडी और जेमस्टोन वाला वो मैं एकदम लास्ट में रखता हूँ, और सामने वाले को एक बार कह भी देता हूँ, अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो ही ये चीज़ करिए। देखो एक चीज़ है लाइफ में ना, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही ब्लेसिंग है।
पहले ये राजा महाराजाओं के लिए लिखा गया था, ये तो अभी हम जन जन तक हम इसको पहुँचा रहे हैं, तो इसका सेवा हम लोग देते हैं कि हाँ भाई आप ये करो, आपको लाइफ में दिक्कतें वगैरह कम आएंगी, ये सब करते हैं। पहले के टाइम पे ये आम व्यक्ति के लिए नहीं था, और अच्छा। आम व्यक्ति के पास में उतना पैसा भी नहीं था ये सब चीज़ों को करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक जेमस्टोन धारण करके रखा है मेरे गले के अंदर, पोखराज मैंने धारण करके रखा है, उसका क्वालिटी अच्छा है तो उसके लिए उसका प्राइसिंग भी काफ़ी डिसेंट साइज है। हर एक को व्यक्ति को नहीं अलाउ करेगा, किसी का सैलरी ही 40,000 50,000 मंथ का है, वो पोखराज का उसका 3 टाइम्स ज़्यादा उसका प्राइस है, तो कैसे वो करेगा? तो क्या फिर उसके लिए एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करेगा? क्या उसको एस्ट्रोलॉजी से विश्वास हटा देना चाहिए? ऐसा नहीं। आपके पॉकेट साइज पे कभी भी लोड नहीं आना चाहिए। अगर वो लोड आ रहा है तब आपको खुशी नहीं है, आपकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, तो फिर आप जब खुश मन से आप चीज़ें नहीं कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट आपको कैसे अच्छा आएगा? और खासकर हम तो आपसे आज फाइनेंस की प्रॉब्लम की Yes. बात समझने आए हैं, तो जिसके पास पैसे की दिक्कत है वही आपके पास आए और आप उसको 1.5-2 लाख का रत्न अगर बता दें तो वो बेचारा कैसे खरीदेगा और कैसे उसकी दिक्कत दूर होगी? इसीलिए मैं वो लास्ट चीज रखता हूँ कि जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें वगैरह आ रही हैं और सामने वाला अगर अफोर्डिंग क्लास का रहता है, सामने वाला बोलता है कि हाँ मैं एक डिसेंट साइज का मैं अगर रत्न वगैरह का धारण करूंगा तो कौन सा होना चाहिए, अगर वो ऐसा बोलता है तो ही मैं उसको रत्न का सजेशन देता हूँ, वरना फिर उसको नहीं देता। क्योंकि देखो अगर वो मेरे पास आया ना और अगर मैंने उसको बोल दिया आपको रूबी धारण करना चाहिए, अब वो रूबी उसको मन में ट्रिगर करता रहेगा, नहीं मैं रूबी धारण नहीं करूँगा तो मुझे सक्सेस नहीं आएगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। फिर वो अब जाके ज्वेलर्स के पास जाके पूछेगा या जेमस्टोन वाले के जाके पूछेगा आपके पास रूबी है क्या? तो सामने वाले को तो सेल करना है ना। तो सामने वाला बोलेगा ये वाला पहनोगे तो ही फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जो वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत मैटर करता है। एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजर सामने वाले को क्या बोल रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने बोल दिया कि नहीं आप रूबी धारण करोगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो बाकी कोई रेमेडी करे ना करे उसका ध्यान किस पे जाएगा कि नहीं मुझे तो रूबी पहनना है, रूबी पहनना है। एंड रूबी एक डिसेंट अच्छे क्वालिटी का अगर आप लेने जाओगे ना तो 50-60,000 के नीचे बहुत रेयर केस है जो मिलता है। और ऑब्वियसली बात है फिर उस पर वेट का आता है, कितने रत्ती का चाहिए, क्या साइज का चाहिए, तो सामने वाले पे इतना लोड डालना, ऑलरेडी वो कोई भी अगर व्यक्ति अगर परेशान है तो ही हम जैसे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास में वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और उसको हम और परेशान कर दे कि नहीं आप ये पहनो वो पहनो ये करो, तो आई फील दैट इज नॉट वेरी ट्रू। आराम आराम से रेमेडी करो, आपको धीरे धीरे फायदा होगा। जब आपका पॉकेट साइज ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा रेमेडी करते करते, तब आप जेमस्टोन पहनो और ज्यादा फायदा होगा। तो मैं वैसा प्रैक्टिस करता हूँ। रेमेडी को लेके मुझे लगता है हम लोग के जितने भी कंफ्यूजन थे वो अभी फिलहाल दूर हो चुके हैं। और मुझे पर्सनली भी ये लगता है कि जब हवन पूजा पाठ आप कराते हैं या जब आप रत्न पहनते हैं तो उससे सिर्फ आपका फायदा होता है, लेकिन आप जब गाय को चारा खिलाते हैं, आप जब पक्षियों को दाना डालते हैं, आप चींटियों को कुछ खिलाते हैं, आप भैरव बाबा का जो कि कुत्तों के लिए बताया जाता है, आप उन्हें अगर खिलाते हैं तो उससे बाकी लोगों का भी कल्याण होता है। तो ये रेमेडी मेरे लिहाज से भी सबसे बेहतर है। आपका क्या सोचना है इन उपायों को लेके, कमेंट सेक्शन खुला है, आप वो भी पूछ सकते हैं। और आपकी भी अगर कोई धन से जुड़ी हुई समस्या है तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम अगर क्योंकि रेमेडी तो हमें क्लियर हो गया, हम आपके पास आएंगे तो हमें क्या मिलने वाली है, मुझे आप ये बताइए कि धन से जुड़ा हुआ क्या कोई खास ग्रह होता है? जैसा अक्सर मैंने सुना है, मुझे जो ज्योतिषी आते हैं वो बताते हैं कि शुक्र ग्रह आपका विलास का, ऐश्वर्य का, इसका कारक है। फिर दूसरे ज्योतिषी हमें बताते हैं कि जी शनि जो देता है वो स्थाई देता है, पैसा अगर मिलेगा और स्थाई चाहिए तो वो शनि। तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। तो क्या कोई एक ग्रह ऐसा है क्या ज्योतिष में जिसको पूरा भार दे दिया गया है कि ये लो धन संपत्ति तुम ही बांटोगे, है ऐसा? जी, वो है चंद्रमा। आपकी जेब में इस समय पे कितना पैसा है वो चंद्रमा ग्रह बताता है। चंद्रमा का मतलब होता है लिक्विड मनी। लिक्विड मनी यानी कैश। आप अगर कभी पैसों से संबंधित कोई अगर दिक्कत में हो तो बहुत हद तक हम ही कह सकते हैं कि चंद्रमा ग्रह पीड़ित होता है। और चंद्रमा अगर जब पीड़ित होता है तो कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, आपको सोचने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा आपका मन भी तो है, तो मन में आपको अशांति आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम चंद्रमा ग्रह से देखते हैं। आपने एक वर्ड यूज़ किया राजयोग, मैं उस पर एक थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूँगा। अगर आपको असली में देखना है कि राजयोग क्या होता है, आप किसी का भी कुंडली उठा के देखिए जिसका चंद्रमा ग्रह बहुत पावरफुल होगा। पैसों की दिक्कत बहुत ही रेयर केस में आती है। एंड पैसों की दिक्कत अगर आएगी भी ना तो भी ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि वो पैसे का दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर आप सभी को पता है कि टॉरस साइन यानी हमारा जो वृषभ राशि होता है उसमें चंद्रमा ग्रह उच्च के होते हैं। जब भी चंद्रमा ग्रह उच्च के होते हैं आपकी लाइफ में सेविंग्स बहुत होते हैं। आप ना पैसों को मल्टीप्लाई करने वाला माइंडसेट लेके आते हो।
क्योंकि चंद्रमा आपका माइंडसेट भी है, मन भी है, और आपका कुटुंब भी सेकंड हाउस से होता है। यानी वृषभ राशि भी अगर आप देख लोगे तो वो कुटुंब हो गया आपका। वहाँ पे जब चंद्रमा आएगा ना, तो आपकी लाइफ में आपका जो व्यवहार, आपका जो परिवार के साथ में आपका जो संबंध है जॉइंट फैमिली में, वो बहुत अच्छे होते हैं। आज के टाइम पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक लाइफ में बहुत लोगों के पास में पैसा है लेकिन घर का सुख नहीं है, क्या वो पैसा किसी चीज़ काम के है? नहीं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ होटल्स के वो मालिक हैं, मालकिन हैं, वो लोग ओनर्स हैं, वो लोग मेरे पास आए थे। 300-400 करोड़ से ऊपर का उनका नेटवर्थ है। उनके पास में जब वो मेरे पास आया तो उन्होंने मुझे अपना हॉरोस्कोप वगैरह दिखाया, सब कुछ शो किया। तो मेरे ऑफिस में आने के बाद उन्होंने एक ही चीज़ बोला मुझसे, हमारे पास में पैसा तो है। और पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि वो होटल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के वो सबके कुछ है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। यूजुअली उन्होंने कंसल्टेशन बुक करवाया था, वो आए मेरे सामने बैठे। मैंने जब कुंडली देखा, मैं बोला कि आप मेरे पास वैसे किस चीज़ के लिए आए हो, क्योंकि मनी रिलेटेड प्रॉब्लम तो आपके हॉरोस्कोप में दिख नहीं रहा है। वो बोलते मनी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है सर, फैमिली रिलेटेड है। हैविंग 300-400 करोड़ का नेटवर्थ, उसके बाद भी मैरिड लाइफ में इशू है। बच्चों ने ही एक दूसरे पे केस कर दिया मदर फादर के ऊपर। हालांकि हिंट मिल जाता है लोगों को कौन होंगे, लेकिन वो इश्यूज आने चालू हो गए। तो अगर आपका चंद्रमा ग्रह ही बैलेंस नहीं है तो फिर आप क्या करोगे पैसे का? उनके पास में पैसा है, दे वांट सुख, कि हाँ मैं घर पे जाऊँ तो मुझे ऐसा ना लगे कि हाँ मुझे बहुत ट्रबल आ रहा है या फिर मुझे अशांति आ रहा है। आई वांट पीस, वो उनका था। चंद्रमा ग्रह पीड़ित था। तो आपका, अगर आपका लाइफ में कैश यानी मनी और साथ में आपका मन और आपका घर, अगर ये तीन चीज़ बैलेंस्ड है तो मैं कहता हूँ आपकी कुंडली में राजयोग है। देखो बहुत सारे, हाँ नहीं, आपकी बात से मुझे ऐसा लगा कि वृष राशि वाले जो हैं, क्योंकि चंद्रमा उच्च का है तो मतलब उनके पास कंपैरेटिवली पैसा ज्यादा होता है क्या? यस रहता है, यस आपको देखने को मिलेगा। पैसा भी ज़्यादा होगा और कंपेटिवली फैमिली का जो इन्वॉल्वमेंट होता है ना जॉइंट फैमिली में, जैसे कुछ शादी उदी हुआ तो ऐसा नहीं बोलेंगे अरे यार मुझे पैसा कमाना है, मेरा ऑफिस है तो मैं नहीं आऊँगा। वो लोग बोलेंगे ठीक है मैं ऑफिस में लीव के लिए अप्लाई करता हूँ, नहीं मिलेगा तो सिक लीव के लिए अप्लाई करूँगा, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। उनके लिए फैमिली प्रायोरिटी होता है और फैमिली भी उनको इन्वाइट करता है कि अरे आप आओगे तो ही हम ये काम करेंगे, नहीं तो आपके बिना तो ये प्रोग्राम अधूरा है। आपके यहाँ पे मतलब कभी भी फंक्शन वगैरह होते तो नहीं, ऐसे कोई एक व्यक्ति होता है जो आता है तो पूरे चीज़ों को रौनक कर देता है, पूरा चीज़ों को लाइमलाइट में आ जाता है जैसे वो वो आता है। वृष वाले होते हैं। वृष वाले होते हैं, आप मुझे देखिएगा। कमेंट करके बताइए, वृषभ राशि अगर आपकी है, आपके भाई बंधु की है, किसी दोस्त की है, और आप जानते हैं कि वो ऐसे ही पार्टी में भी रौनक ले आ देता है, पार्टी में हाजिर भी जरूर होता है, चाहे भले छुट्टी लेकर के आए, उसको फैमिली का सुख भी बहुत है और पैसा भी उसके पास अच्छा खासा है। ऐसे किसी वृषभ राशि वाले को आप जानते हैं कि आपकी खुद की वृषभ राशि है और एग्जैक्टली ये सारी चीजें मैच हो रही हैं आपके साथ, तो प्लीज कॉमेंट करके आप हमें बताइए। हमारा विश्वास और दृढ़ होता है जी ज्योतिष के प्रति ये जान ये के। होता है बिकॉज ये एक साइंस है। ये ऐसा नहीं कि बस टोना टोटका है, आपने आ गया कुछ मंत्र वगैरह फूक दिया, कुछ पुड़िया दे दिया, पुड़िया को अपने गया घर में आपने मिलाया, खा लिया और आपका एकदम वो, ऐसा नहीं होता है। नहीं, पर जैसे वृषभ राशि वालों के पास कंपेटिवली पैसा थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ऐसी भी कोई राशि है जिसे बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, ये तो एड़ी चोटी का जब तक जोर नहीं लगा देंगे पैसा नहीं आएगा? ये वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक राशि वालों को पैसों का थोड़ा क्रंच आता है। और वृश्चिक राशि वाले ऐसे होते हैं, चाहिए तो बड़ा चाहिए, छोटे में एडजस्ट नहीं करना है। चाहिए तो करोड़ रुपए ही चाहिए या लाख रुपए का सैलरी चाहिए, 15-20 हज़ार का सैलरी करनी हम नहीं करेंगे। तो वो उनके माइंडसेट में कहीं ना कहीं वो एक स्टॉपिंग फैक्टर रहता है, जिसकी वजह से वो पैसे को अट्रैक्ट करने में थोड़ा इश्यूज आ जाता है। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैं जैसे मैरिड लाइफ को अगर हम लेते हैं तो अगर शादी भी कर रहे हैं, अरे मुझे क्या कुछ मिलने वाला है शादी से, अच्छा दहेज वैसा बोलना नहीं चाहता, लेकिन वैसा ही उनका माइंडसेट होता है कि हाँ कितना मिला, क्या हुआ। तो वैसा वो माइंडसेट वाले रहते हैं और खास करके उनको चाहिए बड़ा पैसा, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ के बाद मिलता है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हो तो आपका ग्रेजुअली इनकम वगैरह साइज बढ़ता रहता है, तो उसके हिसाब से उनको फ़ायदा होगा। लेकिन नहीं, मुझे डे वन से अगर चाहिए तो बिग साइज, तो उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं उनको। माइंडसेट से वजह से उनको पैसा अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम होता है। बड़ी सोच रहती है, बड़ी सोच होती है। ये आपने जितने बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह आप देखते हो, ये ज़्यादातर वृश्चिक राशि वालों के ही होते हैं, क्योंकि उतनी बड़ी सोच एक वृश्चिक राशि वाला ही देता है। वो रिस्क टेकर होता है, हालांकि वो रिस्क लेने से कतराता है, लेकिन अगर रिस्क टेकर होता है, अगर वो रिस्क लेना चालू करे ना, उसको उसकी कुंडली ब्लेस करना चालू करेगी। मुझे फिर वृश्चिक राशि वाले भी आप कमेंट करके बताइए कि हमारी सोच छोटी नहीं है या कम में हमारा पेट नहीं भरता है, हमें तो बहुत ज्यादा ही हमेशा चाहिए होता है।
तो आप कमेंट करके बताइए। और ये डाउरी वाला जो फैक्टर है, अगर आप किसी को ऐसा जानते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे व्यूअर्स के पास कोई ऐसा एग्जांपल हो ही, पर इनकेस आप जानते हैं तो मुझे वो भी आप कमेंट करके बताइए, ताकि बाकी लोग जो है वो थोड़ा दूर रहे फिर ऐसी राशि वालों से। नहीं, देखिए बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं जो चीज़ों को बैलेंस करते हैं। हाँ। जब हॉरोस्कोप में हम देखते हैं तो वृश्चिक राशि, अगर आपका जैसे वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि में 8th हाउस में ऑब्वियस सी बात है 8th हाउस या 8 नंबर राशि में आपका चंद्रमा होगा। वहाँ पे कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से किसकी दृष्टि आ रही है, किसका संबंध बन रहा है, किसकी युति बन रही है, वो भी देखना थोड़ा ज़रूरी होता टर्म्स है। एंड कंडीशंस अप्लाई यस रहता है। यस यस। ठीक है, लेकिन आपको कमेंट करके मुझे जरूर ये बात बतानी है। और हम जितनी भी बात कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि ये चंद्र राशि की बात हो रही है। हाँ। कुंडली में आपका चंद्रमा जिस जगह पर बैठा हुआ है, ये वो राशि है। फिर आप नाम राशि और जन्म तारीख वाली राशि के चक्करों में अलग ना अलग होता फंसे। है। हाँ, हम ये क्लियर कर भी देते हैं कार्तिक जी अपने Yes. पॉडकास्ट में, तो भी लोग कमेंट्स में आकर के पूछते हैं कि ये कौन सी राशियों की बात हो रही है। अच्छा, आगे क्योंकि आप राशिफल बताने वाले हैं, तो वो हाँ। भी चंद्र राशि के हिसाब से होगा। यस, चंद्र राशि और आपके लगन के हिसाब से, क्योंकि अच्छा। राशि और लगन को हम कंबाइन करके एक प्रेडिक्शन करते हैं। तो उसके बाद मैं उसके लिए आपको बताऊंगा और उसके लिए कौन से रेमेडीज वगैरह करने चाहिए जिससे जो मनी का जो फ्लो है वो कहीं रुके ना, या फिर अच्छा। मनी का फ्लो बहुत अच्छा रहे, उसके लिए आपको मैं शेयर करूंगा। तो लग्न तो लोगों की अलग रहेगी और राशि अलग रहेगी। लग्न जो होता है, हम जैसे जब बोलते हैं ना राशि, मकर राशि वालों पे 7.5 वगैरह आने वाली है, एक्चुअली वो राशि नहीं होता, वो लग्न होता है। आप कभी हम भी तो देखोगे, हाँ। नहीं, वो लग्न होता है। अच्छा, तो हमें अपनी हाँ, लग्न देखनी है। यस, लग्न देखना है कि लग्न कौन सा है। बिकॉज एक राशि होता है ना, राशि का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से आदमी बिहेव करता है। लेकिन जो लग्न होता है वो रूल करता है आपकी पूरी कुंडली में। किसी भी आप जाओगे, किसी भी कुंडली वाले के पास में या फिर किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हो, सबसे पहले चीज़ वो चेक करता है आपका लग्न कौन सा है। तो ये जो कहा जा रहा है कि कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की 7.5 है, यस, सिंह और धनु पर शनि की ढैया है, तो ये दरअसल राशि नहीं है, लग्न है। लग्न पे है। कुंभ, मीन और मेष यस लग्न वालों के यस। ऊपर 7.5 चल रही हाँ, है। अगर हम ये देखते हैं कि कौन से घर के अंदर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है और उसके ऊपर कहाँ से गोचर हो रहा है, तो उसके लिए मैं जो फोकस करता हूँ लग्न पे बहुत करता हूँ। क्योंकि लग्न आपकी लाइफ का कंट्रोल है, आपकी माइंडसेट, आपका कंट्रोल यानी जो है वो आपका बताता है आपका लग्न चार्ट, या आपका जो लग्न होता है वो बताता है। लग्न का संबंध जिस भी घर से बैठ जाए, आदमी वैसा सोचना चालू कर देता है। अब मैं चाहती हूँ कि 2026 में भारत आर्थिक रूप से कैसा रहेगा, थोड़ा आप वो बताएं। क्योंकि हमें एक तरफ तो 2047 तक वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी बनना है, तो हर Correct. साल उसके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत पाक संबंध ऐसे हो जाते हैं कि अगर कहीं बहुत ज्यादा हमें अपनी रक्षा क्षेत्र में खर्च करना पड़े तो भी हम पीछे हो जाएंगे, युद्ध हो जाए तो भी हम पीछे हो जाएंगे, अमेरिका हमारे ऊपर अलग से कोई ना कोई बाउंडेशन लगा देता है। तो ये बड़ी कंफ्यूजन वाली कंडीशन है अभी। तो 26 कैसा आर्थिक रूप से भारत का रहेगा? भारत के लिए 2026 वुड बी अ नाइस फेस। जो हम नहीं बोलते एक जज वाला फेस आता है, जजमेंट वाला फेस आता है, वो जजमेंट वाला फेस भारत के पास रहेगा। जो कंट्रोल होता है, जो इंडिया का जो कंट्रोल होगा बाकी लोगों के ऊपर, वो बढ़ जाएगा। जैसे नहीं हम एक बोलते एक रूलिंग पार्टी होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रूलिंग पार्टी, तो आपका जो हमारा जो इंडिया है वो रूलिंग पार्टी जैसे एक्ट करेगा। कहीं कोई दो देशों के बीच में अगर कोई दिक्कतें वगैरह आ रही है तो वहाँ पे हम एज अ रूलिंग पार्टी जाएंगे कि हाँ क्या चीज़ कहाँ पर जाना चाहिए। जो सेटलमेंट वाला जो चीज़ें होती है वो कंट्रोल भारत के पास रहेगा। क्या ये बात चीज़ है। है। और एक जैसे अगर आप जैसे ये हम देशों की बात कर रहे हैं तो जैसे ऑस्ट्रेलिया है, हालांकि बहुत पिछड़ा हुआ देश तो वैसा है कि, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति उनकी खराब रहेगी, या फिर उनका ऐसा कह सकते हैं वहाँ पे जो ग्रोथ फैक्टर है ना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो स्लो होना चालू हो जाएगा। ऑलरेडी आप अगर टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल वगैरह है अगर आप वो भी देखोगे तो ऑलरेडी वो कम होना चालू हो गया है। तो वहाँ पे आपको स्लोअर ग्रोथ ऑफ रेट दिखेगा। यहाँ तक कि कुछ कुछ जगह पे तो जिक्र भी किया गया है कि रिसेशन जैसा माहौल आ सकता है इन ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ के लोगों को थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। कभी अगर आपको कोई इनकम अगर आपको आपके डिज़ायर्ड के हिसाब से नहीं मिल रहा है तो आपको वहाँ पे रुक जाना चाहिए। यू मस्ट एडजस्ट। तो वो एक वहाँ के लोगों को करना चाहिए। दूसरा अगर आप देख लो नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए तो आप कनाडा देख लो। कनाडा में आपका जो लोग पढ़ने जाते हैं, खास करके जो टोरंटो वगैरह जो सिटीज़ वगैरह है वहाँ पर जो इन्फ्लो है स्टूडेंट्स का वो काफ़ी कम होएगा। तो फॉरेन सेटलमेंट में ना जो टोरंटो साइड में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं उनको थोड़ा दिक्कत आने के योग हैं। और आप खुद भी अगर आप देखोगे तो मैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया इसलिए बोला बिकॉज बहुत लोग रिलेट कर पाते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी काफ़ी अच्छी है। तो आप अगर वहाँ पे भी देखोगे तो उनका भी आर्टिकल आया है कि ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा ड्रॉप हो गया है
हम्म। 70-80% से रिजेक्शन रेट बढ़ रहा है वीज़ाज वगैरह राइट। का वाला। हाँ। तो वो दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो जो भी कोई व्यक्ति वहाँ पे सेटल होना चाहता है उसको 2-3 बार सोचना चाहिए कि हाँ, इज़ इट द राइट टाइम और आई हैव सम अदर ऑप्शंस। और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ पे ट्राई करिए, वहाँ पे जल्दी होगा, वरना दिक्कतें आ सकती है। और मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं जो कि फॉरेन सेटलमेंट में लोगों को हेल्प करते हैं, क्लाइंट हाँ। अब्रॉड में फॉरेन स्टडीज़ वगैरह के लिए, वो उनको भी प्रॉब्लम फेस होना चालू हो गया है। मैंने ये चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश की कि कोई देखो कैसा है, जब 2026 आएगा ना, तो ऐसा नहीं कि 1 जनवरी 2026 आया चेंज तुरंत ठीक हो गया, बात है। ऐसा नहीं। एक ट्रांजिशन फेज़ होता है, जैसे नहीं लोगों का महादशा चेंज होता है, तो एक दशा समधि आता है, ट्रांजिशन आता है कि वो 2-3 महीने पहले से अफेक्ट लाना चालू कर देता है। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो फॉरेन अब्रॉड सेटलमेंट करवाते हैं, मैंने उनसे पूछा कि अभी कैसा चल रहा है? लोगों का क्या वीज़ा वगैरह पास हो रहा है? बोलते हैं सबका हो रहा है, लेकिन सिर्फ़ कनाडा वाले लोगों का अटक रहा है हाँ बार-बार। राइट, मैंने एक पॉडकास्ट किया था जो कि कनाडा में स्टूडेंट्स को हुँ, हेल्प हुँ। करते हैं वीज़ा दिलाने से लेके हुँ, वहाँ हुँ। कॉलेज में एडमिशन कराने से लेके ट्रू। और जॉब दिलाने तक में। तो उन्होंने प्रॉपर हमें डिटेल में बताया कि कैसे 2022-23 से ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू शुरू हुई, किया। कैसे फ्रॉड हो रहा है, कैसे करेक्ट। हुँ, हुँ। डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर हो रही है, और ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली जब कनाडा ने पकड़ा तो हाँ, वो कितना स्ट्रिक्ट हो गया, और कैसे यूनिवर्सिटीज पे करेक्ट। इतने रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने लगा दिए हुँ, कि हुँ। अब वैसे भी वहां पे एडमिशन मिलना भी थोड़ा टफ हो गया और वहां पे येस, सरवाइव करना भी टफ हो गया। तो टफ हो गया। यस, यू आर राइट। और 2026 वुड बी एन एक्सट्रीम। जो ईज़न आउट होगा चीज़ें, वो थोड़े टाइम के बाद होंगी, लेकिन बहुत लोगों का ना वहाँ पे ब्लॉकेजेस वगैरह आने चालू होंगे। ब्लॉकेजेस इन द सेंस कि कुछ हो रहा है, लास्ट मोमेंट पे काम अटक गया, जो सब हो गया सेटलमेंट के लिए, पूरा फीस वगैरह पे कर दिया, सब कुछ कर दिया, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो भी जा चुका है। लेकिन जैसे ही आप बात हुई एडमिशन की, तो कॉलेजेस ने रिजेक्ट कर दिया या एम्बेसी से कोई प्रॉब्लम आ गया, तो ऐसे होने के योग है। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपके पास ऑप्शंस है ये जगह को छोड़ के कहीं और जगह अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पे ज़रूर आपको सोचना चाहिए। तो यस। कनाडा जाने वालों, जो आप प्लान कर रहे हो, एक बार फिर से उसके ऊपर विचार कर लो। जब तक बिल्कुल ठोक पीट के आपको हाँ, बिल्कुल हाँ। आश्वस्त आप ना हो जाए, तब तक कनाडा जाने का रुख फिलहाल ना करें। और मैं हमेशा करेक्ट। ये कहती हूँ कार्तिक जी कि ये देखिए, ज्योतिष और खबरें जो चल रही हैं हुँ, हुँ। वो दोनों बिल्कुल सेम है। ज्योतिष होती के है। योग भी वही बता रहे हैं और हमें खबरों में भी वही देखने को मिल रहा है। और ट्रू, इसलिए मैं कहती हूँ कि फिर जब ये चीजें हो जाती है तो आपको किंतु परंतु की बहुत गुंजाइश बची रह नहीं जाती है। ट्रू। अब हम राशिफल में हाँ आए जी। और शुरू करें। यस। मेष राशि के साथ शुरू करते हैं। पैसे रुपए के लिहाज से 2026 उनका कैसा रहेगा? मेष राशि के लिए ये साल ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा, लेकिन अगर मैं डाइवर्सिफ़ाई करना चाहूँ कि जैसे इनकम वाले, जैसे जो बिज़नेस वाले होते हैं उनके लिए कैसा रहेगा, और या फिर जो जॉब वाले हैं उनके लिए कैसा रहेगा, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेष राशि वालों को नया जॉब के लिए अप्लाई थोड़ा कम करना चाहिए। रिजेक्शंस आ सकती है, नए अपॉर्चुनिटी में यहाँ कहीं न कहीं रूप से ना कटिंग देखने को मिलेगा। जैसे 10 अपॉर्चुनिटीज़ आई, उसमें से 1 में भी नहीं हो रहा है। तो जो ट्रांज़िशन बोलते हैं ना, जो जॉब चेंज करने के लिए बोलते हैं, मैं कहूँगा कि 2026 में थोड़ा मत करो। जो चीज़ है, जो नॉर्मल ग्रोथ आ रहा है, उसके हिसाब से जाओ। बड़ा हाइक के पीछे मत जाओ। आपने देखा होगा बहुत सारे जो बड़े-बड़े ये जॉब वगैरह होते हैं, उनको 100% भी हाइक मिलता है। जब आप 2-3 साल के बाद में आप जब चेंज करते हो कंपनी, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलता है। हाँ। वो सोच के अगर मेष राशि वालों ने अगर जॉब चेंज किया, तो 100% तो बहुत दूर की बात है, 50% भी मिल जाए तो वुड बी अ बिग चैलेंज। तो मेष राशि वालों को थोड़ा-सा यहाँ पे जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत आ सकता है। प्रमोशन में भी कोई दिक्कत आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा उनको रुके हुए रहना चाहिए। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। देखो, हर एक, आपने केमिस्ट्री भी आपने देखा होगा कि हर हाँ, एक चीज़ सब पे लागू नहीं होता है। ठीक बात। एक्सेप्शंस तो हर एक जगह पे होते हैं। हाँ। यहाँ पे एक्सेप्शन है, ख़ास करके एआई रिलेटेड कंपनीज़ वालों के लिए। एआई रिलेटेड कंपनीज़ वाले या फिर एआई कंपनी में कोई जॉब करता है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, एग्जांपल दे रहा हूँ, चैट जीपीटी सब यूज़ करते हैं। तो चैट जीपीटी में जो व्यक्ति काम करता है, उसके लिए प्रमोशन बहुत ईजी हो जाएगा। चैट जीपीटी छोड़ के वो जेमिनाई का कंपनी अगर जॉइन करेगा, तो उसको प्रमोशन बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे। तो ऐसा अगर आपका कोई एआई रिलेटेड वर्क है या फिर बहुत टेकी रिलेटेड वर्क है, तब तो मैं कहूँगा कि आप चेंज करो। हाँ। अन्यथा आपको वहीं पे रहना चाहिए जिस जॉब में आप हो। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो क्या जॉब वालों के लिए। अब बिजनेस वालों के लिए अगर देखा जाए, तो बिजनेस वालों के लिए खास करके जिनका काम है एआई रिलेटेड, उनको तो फ़ायदा होना ही है। जो एआई कंपनीज है बेसिकली, उनको तो फ़ायदा होना ही है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई बिजनेस चलाता है, स्पोर्ट्स का दुकान है उसका, जैसे नहीं बैट बॉल टेनिस वगैरह दिखता है, वहाँ पे उनको ग्रोथ में थोड़ा इशू आएगा। कोई कोई लोग नहीं सोचते हैं कि हम इसका नया नया ब्रांचेस खोलेंगे, हम एक नया शहर में जाएंगे, नए शहर में हम जाके हमारा आउटलेट ओपन करेंगे। मैं कहूँगा ये साल रहने दो,
ये साल प्लानिंग कर लो, हम्म, लेकिन एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूट का बटन होता है, एंटर का जो बटन दबाते हैं हम कीबोर्ड पे, वो थोड़ा नहीं दबाना चाहिए। कहीं उसके ना लिए कहीं 1 साल वेट करना है। 1 साल वेट करना चाहिए। आप अगले साल में आप अपने जो एग्जीक्यूशन है वो आप करो, नए नए आउटलेट का आप लोकेशन देख लो, लेकिन वहाँ पे हाथ मत डालो। जैसे टोकन अमाउंट वगैरह होता है वो सब मत दो। आपने सिलेक्ट कर दिया कि मैं नोएडा में सेक्टर नंबर 15 में मुझे चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर लो, लेकिन 15 में कौन से गली में चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए, कौन से लेन में चाहिए, वो सब आप डिसाइड मत करो, क्योंकि आपके लिए फेवरिंग वैसे भी नहीं है। आप जो डिसीजन अगर ले भी लोगे तो भी वो गलत साबित होगा। आप ले लोगे, मालूम पड़ा यहाँ पे बाजू में स्कूल खुलने वाला था, कोई मैराथन का ग्राउंड आने वाला था, वहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला अब वहाँ पे कौन वो क्या बोलते हैं बिल्डिंग खड़ा होगा, गवर्नमेंट का अपार्टमेंट खड़ा होगा। ग्राउंड था, आपने ग्राउंड देख के सोचा कि अरे ये लोकेशन तो बहुत बढ़िया है, इसको ले लेना चाहिए, दुकान मिल रहा है, आपने ले लिया, और वहाँ पे एक टावर खड़ा हो गया, ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस ही खड़ा हो गया गवर्नमेंट ग्राउंड पे। तो ऐसे होने के थोड़े बहुत योग हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको ग्रैब नहीं करना चाहिए। अगर आ भी रहा है तो थोड़ा अवॉइड करेंगे तो बेटर होगा। योगा ट्रेनर्स के लिए आप देख लो, योगा ट्रेनर सोचते हैं ना कि हमको ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन जाइए, बहुत फ़ायदा होगा योगा ट्रेनर्स के लिए। जितना वो काम ऑनलाइन लेके जाएंगे, एक्सरसाइज का काम जितने लोग अपने ऑनलाइन लेके आएंगे, बेस्ट। लेकिन वही अगर फ्रेंचाइजी ओपन करना है तो फिर सोचना होगा, कुछ बिकॉज उपाय भी है फिर। यस यस रेमेडीज तो है। देखो, हर अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। एस्ट्रोलॉजी में वो कंट्रोल है उतना। और आपको एक चीज़ बताऊँ, आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट होता है ना, वो एस्ट्रोलॉजी के वो 12 खाने होते हैं ना, 12 घर होते हैं, उसी में से होते हैं कोई ना कोई इशू। उसी में कुछ ना कुछ ग्रह यहाँ पे होएगा, कोई ग्रह वहाँ पे होगा, किसी ग्रह ने इसको यहाँ पे देख लिया, वो देख लिया, उसी की वजह से ये सब इश्यूज़ वगैरह आते हैं। तो कभी भी मैं ये चीज़ हमेशा सबको वही कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी के पास में पूरा कंट्रोल है आपके हर एक समस्या का आंसर देने के लिए। और अब बात करते कुछ अगर रेमेडीज अगर आप जानना चाहेंगे, हाँ, तो मैं एक चीज़ कहूँगा बिजनेस वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा आश्रम में जाइए। जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे के आश्रम होते हैं ना, वहाँ पे जाओ, सेवा भाव करो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके व्यूअर्स के माध्यम से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा सबसे, लास्ट टाइम कब था कि आप अपने फैमिली में बच्चों को लेके आश्रम गए? कितना टाइम हो गया है आश्रम गए हुए? वहाँ पे आप आश्रम जाओ, देखो आश्रम यानी वो ऑथेंटिक वैसा वाला आश्रम नहीं जो गाँव में आश्रम होता है, जहाँ पे एक चॉल जैसा एक हाउस होता है, वैसा वाला आश्रम नहीं। कोई भी ब्लाइंड होम हो, ब्लाइंड होम चले जाओ, कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चों का कोई आश्रम वगैरह, जैसे सॉर्ट ऑफ नहीं, जैसे मुंबई में अगर आप रहते हो तो एक चरनी रोड करके एक जगह है, वहाँ पर एक आश्रम है। तो वहाँ पे आप जा सकते हो, अपार्टमेंट जैसे बने हुए, आपको पता भी नहीं चलेगा वहाँ पे आश्रम है, और फर्स्ट फ्लोर रिजर्व किया हुआ है बच्चों के लिए। तो वहाँ पर जाकर आप सेवा करो, तो ठीक इट वुड बात बी अ है। गुड थिंग। और वहाँ पे सरसों का तेल वगैरह आप देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत यस। शानदार। मेष राशि वालों को उपाय भी मिल गया है और पैसे रुपए के लिहाज से 26 आपका कैसा जाएगा ये भी आपको पता चल गया है। अब वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है 2026? वृषभ राशि वालों का इट वुड बी अ डिफिकल्ट फेज कहीं ना कहीं। हाँ, लेकिन अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन की, तो किसी का काम लोहे का है, कोई मेटल इंडस्ट्री है, उनको बहुत फ़ायदा होगा, नो वरीज। जो बिजनेस पार्ट में है उनको फ़ायदा होगा यहाँ पे। लेकिन हर एक वृषभ राशि वाले मेंबर को अपनी माता जी का ख्याल रखना चाहिए। मदर को कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड ऑपरेशन आ जाए, ऐसा होने के योग है। तो थोड़ा अगर आप संभलते हो, अपनी माताजी के पास में रहते हो, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहते हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और एक चीज़ और बोलता हूँ, बहुत लोग को पता है जॉब में बहुत लोग इंटर स्टेट होते हैं, जैसे अगर दिल्ली वाले हैं तो वो बहुत दूर दूर में रहते हैं, वो कहीं मुंबई उनका प्लेसमेंट हो गया है या फिर उनका बैंगलोर वगैरह में चले गए हैं, तो वो लोग नहीं चाहते कि मैं अपने घर पे वापस आ जाऊँ, अपने घर के पास में रहूँ, अपने एक कुटुंब में रहूँ, अपने जॉइंट फैमिली में रहूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया है, लोग ट्रांसफ़र बैक चाहते हैं कि मैं वापस से अपने घर पे आ जाऊँ, अपने होमलैंड के पास में आ जाऊँ, वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए जो ट्रांसफ़र बैक टू होम है वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफ़र बैक का वो अर्जी तो डाल देंगे, वो एप्लीकेशन तो सबमिट कर देंगे, लेकिन उस पर कोई मेजर ध्यान नहीं दिया जाएगा या फिर उनको मिले ना, ऐसे होने के बहुत सारे योग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपके व्यूवर्स के माध्यम से वृषभ राशि वालों को जहाँ पर भी जो भी जॉब में कर रहे हैं वहीं पे कंटिन्यू करना चाहिए, ट्रांसफ़र बैक टू होम का अप्लाई नहीं करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे अगर वो प्रमोशन वगैरह चाहते हैं तो नॉट एन इशू, प्रमोशन वगैरह आप अप्लाई करो, आपको मिलता रहेगा। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मुझे घर पे जाना है, तो वो थोड़ा दिक्कत आएगा, घर की जगह दूसरी जगह अगर ट्रांसफर लेना चाहें तो वो उसमें भी होगा? थोड़ा प्रॉब्लम आएगा।
टू बी हॉनेस्ट विथ यू, मैं झूठ नहीं कहना चाहता, हाँ। लेकिन अगर आप उनका भी हॉरोस्कोप वगैरह अगर देखोगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर हो सके तो आपको वहीं पे रहना चाहिए। हाँ, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल बैंगलोर में रहते हो, बैंगलोर में दूसरी कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हो, दैट इज़ ओके, दैट इज़ ओके। अपना प्लेस को मत छोड़ो, तो उससे कोई ज़्यादा मेजर कंपनी नहीं है। स्विच कर सकते हैं उसी शहर में परफेक्ट, रहते हुए, लेकिन परफेक्ट, ट्रांसफर लेने का हम ना सोचें फिलहाल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ट्रांसफर गॉट वगैरह इट। ना लेंगे तो बेटर होगा। और ठीक अगर है। आप बात करते कुछ अगर एक आध रेमेडी वगैरह के लिए जो कि वो करे तो उनको नहीं बहुत नहीं, ज़्यादा बिजनेस फायदा वालों होगा। का रह गया है, बिजनेस वालों का कैसा रहेगा साल? हाँ। बिजनेस वालों के लिए भी अच्छा रहने वाला है, लेकिन बिजनेस के लिए फॉर एग्जांपल किसी का आउटलेट्स वगैरह है हाँ। तो अपने होम वाले आउटलेट पे बहुत ध्यान देना है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के लिए आप इसको केस स्टडी के हिसाब से आप एक ले सकते हो। डेक्लाथॉन करके कंपनी है, हाँ। बहुत सारी जगह पे ब्रांचेस है। अपने होम ब्रांच में बहुत ध्यान देना है। होम ब्रांच में जो जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम जो चालू किया था ना, वहाँ पे दिक्कतें वगैरह आ सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपना जो बेसिकली जो प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, वो थोड़ा हाई कर दो। क्योंकि डेक्लाथॉन वगैरह जैसे कंपनी वगैरह होती है, वहाँ पे आप जाके चीज़ें ट्राई कर सकते हो। आपको पता है वहाँ पे अगर आपको साइकिल भी अगर आपको लेना है तो आपको चलाने दे देते हो वो। तो आपको मस्त आप लेके जाओ साइकिल, पूरा डेक्लाथॉन के प्रेमाइसेस में चलाते रहो, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा। हाँ। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई बैट लेना है तो बैट लेके आप बॉल के साथ वहाँ पे खेलोगे भी ना 5-10 मिनट, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है। लेकिन उस चक्कर में कहीं ना किसी को लग जाए, ऐसा हो सकता है, चोट लग जाएगी। तो वही जो सिक्योरिटी का जो है, जो चीज़ें हैं, जो उनके स्टाफ वगैरह है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। तो दैट वुड बी अ गुड थिंग। तो अब जो भी आपका होम जो ब्रांच है वहाँ पे अपना ध्यान दो। बैंक्स वगैरह है, बैंक्स वगैरह, तो आपको पता है जब भी आप बैंक जाओगे तो आपको बोलते हैं अरे मैडम आप हमसे एसआईपी करवा लो, इन्वेस्टमेंट करवा लो, ये वगैरह। तो जो भी बैंक होता है, जो उसका होम ब्रांच होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई है, तो मुंबई से जो उसने अपना ट्रांजेक्शन चालू किया था, तो मुंबई के ब्रांचेस पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। ये थोड़ा सभी सा के लिए है कि आपकी सभी जो के होम ब्रांच है उस पर आप ज्यादा ख्याल रखिए, अगर आप यस, वृषभ राशि के हैं तो। वृषभ राशि के लिए यस। ठीक है, और रेमेडी फिर इनके लिए? बहुत इजी रेमेडी, जैसे मैं आपको बताया ना, दान दक्षिणा वाला है, वही मेन है। आपको जो ये होते हैं व्हाट वी से, फिशेस होते हैं, फिशेस वगैरह, फिशेस वगैरह को आप ना दाना डालते रहो। दाने में थोड़ा सा ना इमली का चटनी वगैरह अगर आप लगा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उनको कोई दिक्कत नहीं आता इमली की चटनी खाने से, वो उनको अच्छा लगेगा, मैं वैरायटी यही उनके लिए आएगा। पूछने ही वाली थी हाँ हाँ, इनफैक्ट अभी। नहीं नहीं, कोई कोई मेजर कोई दिक्कत कुछ नहीं होता, आप उनको खिला सकते हो। इमली की चटनी में ऐसा नहीं कि आपने डुबा दिया पूरा, वो नहीं करना है, आपने बस हल्का सा टच भी कर दिया तो भी चल जाएगा। और जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पे फिशेस वगैरह नहीं है, तो हर जगह आपको वाटर बॉडी दिख जाएगा। जो भी गंगा वगैरह हो गया, जैसे भी दिल्ली में यमुना नदी है, तो वो नदी में ना उनको बोलो गुस्से से नींबू लेने के लिए अपने हाथ में और फेंक देने के लिए, कोई दिक्कत गुस्से से? नहीं। गुस्से से आपका हाथ पीछे आना चाहिए और फिर आपको फेंकना है। क्यों देखो, कोई भी क्रूर ग्रह अगर किसी घर के अंदर आ जाता है, किसी एक राशि के अंदर प्रवेश करता है, हाँ। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हटाने से आपको गुस्से का प्रयोग करना पड़ता है। एक होता है विसर्जन, जो हम प्यार से करते हैं। हाँ। आपके ग्रह अगर उठ के बैठे तो आप प्यार से करो, लेकिन ग्रह अगर डेबिलिएटेड है तो गुस्से से करो, उसका प्रभाव तब निकलता है। ग्रह को मालूम पड़ता है कि मुझे छोड़ के अब इनको जाना है। ये तो यहाँ पहली पे बार मैं नहीं, ऐसी आप रेमेडी सुन रही हूँ कि आप अगर आप। करना चाहोगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक ले रहा हूँ। हाँ। बहुत लोग का आपको पता है मंगल ग्रह जो होता है वो डेबिलिएटेड होता है। हालांकि यहाँ पे जो देसी वर्ड होता है एस्ट्रोलॉजिस्ट का, नीच का, मैं नीच वर्ड यूज़ नहीं करता, बहुत सारे कंसल्टेशंस में भी मैं कहता हूँ मंगल ग्रह अनकंफर्टेबल पोजीशन पे बैठे हैं। अगर किसी के 4th हाउस में बैठे हुए हैं, 4th नंबर राशि में बैठे हुए हैं मंगल ग्रह, इफ़ शी इज़ अ फीमेल, हस्बैंड से दिक्कत आती है। बिकॉज एक फीमेल के लिए उसका जो हस्बैंड है दैट इज़ मंगल ग्रह। तो अगर मंगल ग्रह डेबिलिएटेड है तो ऑब्वियसली बात है अच्छा फल नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, या फिर जो मैरिड लाइफ का सुख जल्दी प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त इन द सेंस कि हस्बैंड इंडिया में है, हस्बैंड फॉरेन में है, सॉरी वाइफ इंडिया में है और हस्बैंड फॉरेन में है, तो वैसे आपको सुख प्राप्त नहीं होता। लोग कहते हैं कि नहीं हमारे तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। अच्छा चल रहा है क्योंकि आप लोग दूर रहते हो, एक घर के अंदर नहीं रहते। एक घर के अंदर रहेंगे तो दंगल जरूर होगा, मंगल दंगल जरूर घर के अंदर करवाता है। वो नहीं तो कोई ना कोई अपने जैसी फैमिली के अंदर आप गए, रात को ऑफिस से जा रहे हो, एकदम चिल होके जा रहे हो कि हाँ वाओ एंजॉय करेंगे, अब घर पे रेस्ट करेंगे। जैसे ही घर के अंदर पैर रखा, बर्तन गिरना चालू। तो वैसे थोड़े बहुत योग आते हैं अब, लेकिन उसका प्रभाव हटाना है आपको। तो हम क्या कहते हैं, 4 नंबर राशि या फिर 4 नंबर जो हाउस होता है दैट इज पवित्र नदी या फिर वाटर बॉडी। जलीय राशि होता है ना, 4 8 12 जलीय राशि होता है, तो पानी के अंदर आपको डालना है। अब पानी के अंदर आप प्यार से डालोगे, विसर्जन करोगे, तो ऐसे प्यार से आपने अर्पित किया तो उससे कोई फायदा नहीं होगा लेकिन देर से होगा। लेकिन यही चीज़ आप गुड़ का आपने हाथ में लिया और जोर से पीछे से हाथ किया और फिर आपने फेंका, तो वो सामने वाले ग्रह को मालूम पड़ता है कि नहीं मुझे अब छोड़ के जाना है इनको।
तो कभी भी अगर डेविएटेड ग्रह का कोई रेमेडी करते हैं तो गुस्से से फेंक के करना चाहिए, वही उच्च ग्रह का कोई अगर रेमेडी करते हैं तो प्यार से सेवा भाव से करना चाहिए। ये मैं हालांकि पहली बार सुन रही हूँ। मैं व्यूअर से भी पूछूंगी कि आपको रेमेडी करनी है लेकिन इस ढंग से करनी है, ये क्या इसके पहले आपको किसी ने बताया था? मुझे कमेंट्स करके आप जरूर बताइए। लेकिन अगली बार से आपको जब इस तरह कुछ भी प्रवाहित करना है जल में तो फिर ऐसे ही गुस्से से करना है, अगर वो नीच का ग्रह, मैं ये शब्द इस्तेमाल Yes. कर लेती हूँ आपकी परमिशन से।